मैं संजीत सिंह राठौर पुनः एक बार आप सभी का राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बेहतरीन बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा की चर्चा करने चल रहा हूं। मित्रों, बात अगर संज्ञा की जाए तो संज्ञा के विषय में ऐसा लगता है कि मानो यह बहुत ही एक साधारण सा टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है जिसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संज्ञा के अंदर बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको जानने में, समझने में समय भी लगता है और विवेक का भी प्रयोग होता है। विवेक शब्द मैंने इसलिए यूज किया, इसका आप देखेंगे जब मैं संज्ञा बताऊंगा तो देखेंगे कहाँ विवेक से किस प्रकार संज्ञा रूपेण शब्द परिवर्तित होते हैं, तो वहाँ आपको विवेक का प्रयोग करना होगा। अब आई बात, हम शुरू करते हैं संज्ञा को, डायरेक्ट संज्ञा को शुरू करते हैं। शब्द अगर संज्ञा को तोड़ा जाए, इसकी संधि की जाए तो ये दो शब्दों में टूटेगा, सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा। सम एक उपसर्ग है जिसके बहुत सारे भावार्थ हैं, मगर यहाँ सम का अर्थ संपूर्ण से लेना देना है। अर्थात सम का मतलब होता है संपूर्ण। सम का मतलब क्या है? संपूर्ण। और ज्ञा संस्कृत की धातु है। ज्ञा संस्कृत की धातु है जिसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? जानना। जानना। ज्ञा संस्कृत की धातु जिसका रूप जाने से चलता है, जानयति, जानयतः, जानयन्ति। तो ज्ञा का मतलब जानना, अर्थात संपूर्ण का ज्ञान ही क्या है? संज्ञा है। अब इसे संपूर्ण में आते क्या है? संपूर्ण का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मित्र। तो संपूर्ण ब्रह्मांड किन तत्वों से मिलकर के बना है? तो वे तत्व क्या हो सकते हैं? प्राणी। प्राणी में यहां संदर्भ सजीव से है। प्राणी में यहां संदर्भ सजीव से है, जिसके अंदर जीव है, वस्तु है, स्थान है। ये जो सृष्टि है प्राणी से यानी जीव से, चर से और अचर से बनी हुई है। यानी प्राणी, वस्तु, स्थान और उन प्राणियों के अंदर विद्यमान भाव, इन चार तत्वों को मिलाकर इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अर्थात संज्ञा का मतलब ही हुआ कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के विषय में जानना ही किसके विषय में जानना है? संज्ञा है। अब कहता है कि संज्ञा है क्या? तो ये संज्ञा का मैंने शाब्दिक अर्थ इसको तोड़ के बताया। संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम, अर्थात संज्ञा को नाम कहा जाता है। संस्कृत भी कहता है नामानि इति संज्ञा। अंग्रेजी कहता है नाउन इज मेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नेमिना विच मीन्स इन इंग्लिश नेम, सो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। और हिंदी कहता है नाम ही संज्ञा है। और नाम किसका किसका हो सकता है? किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, और किसी भाव को, किसी भाव के भावार्थ को संबोधित करने के लिए आप नाम शब्द का यूज कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ से परिभाषा आई, संज्ञा शब्द की परिभाषा कहाँ से आई, ये देख सकते हो। कल संज्ञा की संधि पूछेगा तो संज्ञा की संधि होगी सम धन ज्ञा, और सम का मतलब संपूर्ण और ज्ञा का मतलब जानना। संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा का मतलब क्या है? तो वो है नाम है। मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ और एक हेडिंग बना दे रहा हूँ, परिभाषा। क्या लिख दे रहा हूँ? परिभाषा। किसकी परिभाषा? संज्ञा की। अर्थात मैं लिख दे रहा हूं संज्ञा, संज्ञा ही नाम है। संज्ञा ही नाम है। अगर मैंने ऐसा लिखा तो थोड़ा सा ये अटपटा माना जाएगा। मैंने लिखा इसलिए लिखा क्योंकि ये अशुद्धि है। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अब देखो, शुद्ध रूप होगा नाम ही संज्ञा है। क्या है? नाम ही संज्ञा है। ये शुद्ध रूप हुआ, नाम ही संज्ञा है। अब नाम किसका किसका हो सकता है? तब परिभाषा ही नाम ही संज्ञा है। अर्थात क्या हुआ? प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संदर्भित के नाम को संदर्भित करने वाले
करने वाले शब्द क्या हैं? शब्द संज्ञा हैं, शब्द संज्ञा हैं, जिसे आप बोलते हो ऐसे आम भाषा में भी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही संज्ञा है। नामानीति संज्ञा अर्थात प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संदर्भित करने वाले शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। जैसे किसी का भी आप कोई भी आप नाम ले सकते हो। जैसे मैंने लिया राम, तो राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। अगर मैंने लिया लड़का, तो लड़का एक जाति है, लड़का एक जाति का नाम है। ब्राह्मण एक जाति का नाम है, राजपूत एक जाति का नाम है, गोस्वामी एक जाति का नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर मैंने अगर लड़की लिया तो भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। मैंने लिया क्या लिया? लड़ाई, तो लड़ाई भाववाचक संज्ञा, ये भाव है। प्रेम, द्वेष, गर्मी, सर्दी, ये सब क्या हैं? भाव हैं, तो ये सभी भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। फिर अगर मैंने लिया मेला, तो मेला भी एक नाम है, एक संज्ञा है। और अगर मैंने लिया पानी, तो पानी भी एक द्रव्य का नाम है। अर्थात ये सभी के सभी उदाहरण किसके हो गए? संज्ञा के हो गए। क्लियर? तो संज्ञा क्या है, इस बात को आप शायद समझ चुके हैं या इसकी कहानी शुरू हो चुकी है। अब हम चर्चा करने चल रहे हैं संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेदों की चर्चा होने जा रही है। संज्ञा का डेफिनेशन था जिसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ऐसा मुझे आशा है। तो मैं अब किसकी चर्चा करने चल रहा हूँ? संज्ञा के भेदों की चर्चा होने चल रही है। और संज्ञा के विषय में मैंने ये बताया कि नाम ही संज्ञा है और प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संदर्भित करने वाले शब्द मित्र क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब चर्चा किसकी होगी? भेद की। अब संज्ञा के भेदों की मैं चर्चा करने चल रहा हूं। तो देखो, जब संज्ञा के भेदों की चर्चा होती है तो संज्ञा का वर्गीकरण बहुत सारे करीब 200-300 स्वरूपों में किया गया है। वैयाकरणों का भिन्न भिन्न मत भी रहा है। लेकिन जब मैं सारी चीज़ों को महसूस करता हूं, अपने एक लंबे शिक्षण अवधि को महसूस करता हूं, तो उसमें पाता हूं कि संज्ञा का वर्गीकरण मूलतः 3 रूपों में होना चाहिए। जो पहला स्वरूप है वो अर्थ आधार है। अर्थ के दृष्टि के आधार पर वर्गीकरण होगा, जिसमें संज्ञा के 5 भेद तो होते हैं: जाति, व्यक्ति, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मैंने एक शब्द बोला तो होते हैं, 5 भेद तो होते हैं। अर्थात संज्ञा मूल रूपेण 3 ही भेदों में आती है। संज्ञा मूल रूप से मूलतः 3 ही भेद हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन जब उनका अर्थ लगाया जाता है तो 2 स्वरूप और आते हैं जो जातिवाचक के ही रूप हैं। कौन? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस तरह अर्थ के दृष्टि के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। कल पूछता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो वो 3 स्वरूपों में है, 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ये शब्द भी है, ये शब्द भेद भी है और शब्द की सत्ता स्वतंत्र होती है। लेकिन उसी शब्द पर जब वाक्य के अंदर पद परिचय कराया जाता है, लिंग, वचन और कारक का प्रभाव दर्शाया जाता है, तो यही शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। और उस समय व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद बताए जाते हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जब इन संज्ञा पदों की व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गणना की बात आती है तो बहुत सारे शब्द, बहुत सारी संज्ञाएं गणना की जा सकती है उनकी, और बहुत की गणना नहीं की जा सकती। तो गणना आधार पर भी संज्ञा के 2 स्वरूप आते हैं: अगणनीय और गणनीय। अगणनीय को अंग्रेजी में अनकाउंटेबल और गणनीय को काउंटेबल नाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स में बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आपको लगेगा हाँ यार, यस के सर से पढ़कर मैं ये नहीं कर रहा हूँ एम आई एंड मैं अपने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो भरोसा है कि अगर आपको जो भी मैं वीडियोज दे रहा हूँ, जो मेरे राठौर वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में मौजूद है, अगर यार उसको इत्मीनान के साथ क्रम वाइज हैं, अगर अभी तक 20 वीडियोज हिंदी के जा चुके हैं, अगर आपने कायदे से कलम कापी उठा करके देख लिया, किसी भी व्याकरण के बुक से, चाहे जो भी बुक हो, आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, आपसे चैलेंज करता हूँ, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
किसमें? हिंदी में। ये मेरी गारंटी है सर। तो प्लीज़, और आप देखोगे तो महसूस होगा, ऐसे मैं क्या कहूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या हूँ और कैसे हूँ, यह प्रमाण मेरा प्लेलिस्ट राठौर वर्ल्ड का प्लेलिस्ट है, जिसमें जाकर आप हिंदी को देख सकते हो। तो चलो हम इसके भेद की चर्चा करते हैं। और भेद की चर्चा हम किस आधार पर पहले करेंगे? अर्थ की दृष्टि पर, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से जब संज्ञा के भेदों की चर्चा होती है तो जो पहला भेद आता है उसका नाम है, वो होता है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। थोड़ा सा मित्र मैं इधर जगह बना लेता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स मुझे देने होंगे, तो मैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखता हूँ। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दूसरा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। जो तीसरी भेद है वह भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो चौथा भेद है संज्ञा का अर्थ के आधार पर वो है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। और जो पांचवा भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है मित्र। तो हमारे अर्थ के दृष्टि पर संज्ञा के कितने भेद आए? 5 भेद आए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्लियर? अब अगर इस बिंदु को देखा जाए तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, व्यक्तिवाचक को डिस्कस करते हैं। तो जरा यहाँ रफ कार्य देखो। व्यक्ति, व्यक्ति की अगर संधि की जाए तो हमने संधि का वीडियो डाल रखा है, और व्यक्ति यह संधि के उदाहरण में आएगा जिसमें मैंने कहा है कि यदि कोई व्यंजन य या व से संयुक्त हो तो यण है, और उसको तोड़ते समय आधे वाले को पूरा लिखो तो आधा वाला क्या है? वह है, तो पूरा लिख दिया। य से जुड़ा हो तो ई मारो, व से जुड़ा हो तो उ लगाओ। मात्रा, तो य से जुड़ा है तो ई की मात्रा दिया तो वी हुआ। और द्वितीय पद का निर्माण य या वो में विद्यमान स्वर से करना है, ये मैं संधि में बताया हूँ। तो इसकी संधि क्या हुई? वी धन अक्ति। वी जो कि एक उपसर्ग है, वी एक उपसर्ग है, और जब भी यह किसी मूल सर्ग के पहले, मूल शब्द के पहले लगता है तो उसको सामान्य से क्या बना देता है? विशेष बना देता है। आप जानते हो वी उपसर्ग जो किसी भी सामान्य टर्म के पहले लगकर उसको क्या बना देता है? विशेष बना देता है। इसलिए व्यक्ति सदैव अपने आप में क्या है? विशेष है। व्यक्ति सदैव अपने आप में विशेष है। ठीक है। और जाति जो होती है वो विशेष नहीं होती है, वो उभय पक्ष होती है। जरा एक चीज मैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समझा, ये चीज तो आप समझ गए होगा कि व्यक्ति क्या है? विशेष है। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन, इसको कॉमन नाउन कहते हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट, ये कलेक्टिव और ये मटेरियल नाउन है। जरा मैं मैथ समझा रहा हूँ, जरा मैथ को देख लेना, मैथ को समझो। यहीं से मैं जाति और व्यक्ति को लेकर उड़ जाऊंगा। मैं मैथ में एक प्रश्न लिख रहा हूँ, 4x + 5x। तो 4x + 5x इक्वल टू क्या होगा? 9x होगा। क्यों? तो कहा क्या आपने 4 और 5 को तो ऐड किया, x को तो ऐड नहीं किया। क्यों नहीं ऐड किया? बिकॉज x इज अ कॉमन फैक्टर इन 4 and 5। x इज अ कॉमन फैक्टर इन 4 and 5। x कॉमन है 4 में भी और 5 में। और जो 4 और 5 हैं वो बोथ आर स्पेशल, ये दोनों स्पेशल हैं, अलग अलग हैं। 4 5 से डिफरेंट है और 5 4 से डिफरेंट है। इसलिए ये कौन से सेगमेंट कहलाते हैं? प्रॉपर सेगमेंट्स। ये प्रॉपर सेगमेंट्स और ये कॉमन सेगमेंट्स। और प्रॉपर को ही हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक और कॉमन को बोलते हैं जातिवाचक। मैटर समझ रहे हो? तो यक्ष दोनों में शामिल है। जैसे मैं अब एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सोमवार, सोमवार, सोमवार प्लस अब दिया आपको साइन मंगलवार, सोमवार और मंगलवार। तो इसका उत्तर बताओ रीजनिंग में क्या होगा? इसका उत्तर होगा रीजनिंग में 2 दिन। इसका उत्तर 2 दिन होगा। क्यों 2 दिन होगा? क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर, कॉमन सेगमेंट क्या है? दिन है, दिन है। लेकिन ये दोनों क्या हैं? सोम और मंगल क्या हैं?
प्रॉपर सिगमेंट्स हैं, व्यक्तिवाचक हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, ये डिफर होती हैं, जबकि जातिवाचक उनको एक कॉमन सेगमेंट देता है। तो और मैं ढेर सारे उदाहरण कराऊंगा, ये थोड़ा समझाने की कोशिश किया, ये समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं लिख करके अभी फटाफट कई ठो एग्जाम्पल कराऊंगा ओरल। तो व्यक्तिवाचक के विषय में मैं क्या लिख सकता हूं, विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम। समझ में आई बात कि नहीं आई, का नाम। इसके अंतर्गत विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम होगा, ठीक है। जबकि जब जातिवाचक की बात करोगे तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी उभय पक्ष ब्रैकेट में उभय पक्ष अर्थात जाति का नाम, ठीक है। उभय पक्ष यहां पर एक शब्द दिया हूं, इसको समझाऊंगा। उभय पक्ष का नाम और यहां विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष स्थान का नाम। जैसे ये बताओ कि पटना और इलाहाबाद, तो पटना इलाहाबाद ये दोनों अलग अलग शहर हैं, लेकिन इनमें कॉमन सेगमेंट क्या है कि दोनों शहर हैं। तो शहर जातिवाचक संज्ञा हुई और पटना इलाहाबाद क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार कहा जाए तो ये सभी दिन एक दूसरे से अलग अलग हैं, स्पेशल हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हैं। लेकिन दिन क्या हुआ, जातिवाचक हुआ, कॉमन सेगमेंट हुआ। अगर मैं कहूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये सभी महीनों के नाम हैं। जनवरी फरवरी से अलग है, मार्च से अलग है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो गई। लेकिन महीना क्या हो गया, ये जातिवाचक हो गया। अगर मैंने कहा गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि गंगा इज डिफर टू यमुना। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनमें कॉमन सेगमेंट क्या है, इनकी जाति क्या है, तो ये नदी की जाति है। तो नदी कौन सा सेगमेंट हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा घड़ी, तो घड़ी मैंने कहा तो घड़ी कॉमन सेगमेंट है, लेकिन मैंने कहा अजंता की घड़ी, मैंने किसी कंपनी की घड़ी का नाम लिया तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने कहा मोबाइल, तो मोबाइल क्या हो गई, किसी भी मोबाइल को मोबाइल बोल सकते हो। लेकिन आप सैमसंग का मोबाइल वीवो के मोबाइल से अलग है, तो सैमसंग का मोबाइल और वीवो का मोबाइल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन मोबाइल क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। इतने ढेर सारे उदाहरण मैंने किसके दिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण दिए शायद आपको, और आप प्रैक्टिस करना। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में नोट करना। तो अगर मैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की बात करूं तो पटना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर पटना की बात करूं, अगर मैंने दिन में कहा सोमवार, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। जनवरी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो फिर और भी बहुत सारे, मैंने लिया पुस्तक, तो किसी भी पुस्तक को पुस्तक कहोगे ना, तो तो किसी पुस्तक को पुस्तक कहोगे तो ये तो जातिवाचक में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने रामायण ले लिया, तो रामायण और महाभारत में डिफरेंस है कि नहीं है, तो रामायण और महाभारत व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का मतलब विशेष, एक दूसरे से अलग होंगे, और जाति का मतलब कॉमन सेगमेंट जो सब में शामिल होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर अब जाति में किसी उभय पक्ष अर्थात जाति का नाम, तो कॉमन सेगमेंट होना चाहिए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जातिवाचक के एग्जाम्पल में मैं पटना का ले लूं तो पटना की जाति क्या होगी, शहर। मैंने लड़का ले लिया, लड़का, तो राम, मोहन, श्याम ये सभी एक दूसरे से अलग है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। राधा, सीता, गीता ये सभी लड़की हैं, तो ये सब अलग अलग हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन लड़की क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। अगर मैंने महीना ले लिया तो महीना क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। अगर मैंने पुस्तक ले ली तो ये जातिवाचक हो गया। आप समझ चुके होंगे कि जाति और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या हैं। अब आते हैं जरा हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, किनकी, भाववाचक संज्ञा की, भाववाचक संज्ञा की। देखो भाई, अगर भाववाचक संज्ञा की बात करूं तो एक जो जीव है, एक प्राणी जो है, वो मूल रूप से 3 ही स्वरूपों में पैदा होता है। वह एक व्यक्ति होता है, बिकॉज उसका एक नाम होता है। दुनिया वाले उसे एक जाति से संबोधित करते हैं कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो। वो तो जीव एक जीव के रूप में जन्म लेता है। अगर मैं जन्म लिया हूं तो मेरा नाम संजीत है, और मैं दुनिया के हर व्यक्ति से अलग हूं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर संजीत
केवल और केवल मैं स्वयं के लिए एक हूँ, कोई दूसरा संगीत है ही नहीं। लेकिन मेरे जैसे शिक्षक, मेरे जैसे लड़का, मेरे जैसा मनुष्य बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये लड़का, मनुष्य, शिक्षक, ये क्या हो गए? जातिवाचक हो गई। लेकिन संगीत इज स्पेशल, संगीत विशेष है, इसलिए मैं स्वयं में व्यक्तिवाचक हुआ। और मेरे अंदर भाव है, मैं जन्म से भाव लेकर के पैदा हुआ। तो एक जीव 3 ही तत्वों को लेकर पैदा होता है, जाति, व्यक्ति और भाववाचक को। भाववाचक के विषय में मैं थोड़ा सा नोट डाल के लिखूंगा, बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। ये निर्माण भी होती है किससे? व्यक्तिवाचक से और जातिवाचक से। मूल रूप से जातिवाचक से इनका निर्माण होता है, विशेषण से निर्माण होता है, क्रिया से निर्माण होता है। जब किसी विशेषण, क्रिया, अव्यय से भी निर्माण होता है। में यदि आप आई, ता, पा, पन, हट, त्वर, यट, वट और आवट जैसे प्रत्ययों का प्रयोग करते हो तो उनसे निर्माण किया जाता है भाववाचक संज्ञा का। इसको मैं नोट में डाल के अंत में लिखाऊंगा, भाववाचक पे मेरा मेन फोकस रहेगा। तो भाववाचक का यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मित्रता, क्या कहा? मित्रता, ठीक है। फिर मैंने कहा बुढ़ापा, फिर मैंने कहा सौंदर्य, ठीक है। कहा गुरुत्व, ठीक। फिर कहा द्वेष। तो ये सभी के सभी तत्व, ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं? भाववाचक के हैं। इनके विषय में मैं एक नोट लिखाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। इन्हें गिना नहीं जा सकता है तथा इनका बहुवचन नहीं बनता। और जब बहुवचन यदि बनाते हो तो वो प्रयोग धर्म में मालूम है किस में चली जाएंगी? जातिवाचक में। जातिवाचक में चली जाती है भाववाचक संज्ञाएं। अर्थात भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, इसे देखा नहीं महसूस किया जाता है तथा इसके अंत में आई, ता, पा, पन, हट, त्वर, यट और वट जैसे प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो इनके विषय में मैं विशेष लिखाऊंगा। अभी तो एग्जाम्पल लिखा रहा था। बात आई समूहवाचक की। तो ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक कहीं ना कहीं से किसके उपभेद हैं? जाति और व्यक्तिवाचक के। तो एक प्रश्न बनता है कि संज्ञा के मूल रूपेण कितने भेद हैं? तो वो 3 ही हैं और वो 3 उत्तर हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मूल रूपेण संज्ञा के 3 ही भेद हैं, व्यक्ति, जाति और भाववाचक। ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक, यही से ये नाम पड़ा अर्थ की दृष्टि के आधार पर। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि मैंने कहा कि रामायण व्यक्तिवाचक है क्योंकि रामायण महाभारत से अलग है, गीता से अलग है। तो आपको कहा गया कि पानी तो द्रव्यवाचक का उदाहरण है, पानी द्रव्यवाचक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसे आप मेजरमेंट करते हो, मापते हो, तौलते हो। लेकिन मित्र, अगर देखा जाए तो पानी तो दुनिया के हर पानी को कहा जा सकता है और गंगा का पानी यमुना का पानी से अलग है। तो गंगा का पानी और यमुना का पानी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई इस रूप में देखा जाए तो। अगर मैं कहूं समूहवाचक का उदाहरण लिया मेला, तो दुनिया के हर मेला को मेला कहा जा सकता है। लेकिन सोनपुर का मेला पटना के मेला से अलग है, बनारस के मेला से अलग है। सोनपुर का मेला स्पेशल है, विशेष है। तो सोनपुर का मेला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया और मेला जातिवाचक संज्ञा में चला गया। तो इन संज्ञाओं का अर्थ के आधार पर निर्माण हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर। मूल रूप से संज्ञा 3 ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मूलतः 3 ही भेद हैं। ये जब अर्थ लगाया गया तो देखा गया कि मेला, परिवार, बाजार, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो एक कलेक्शन को शो कर रहे हैं, एक समूह को शो कर रहे हैं। लेकिन राम, श्याम, मोहन, लड़का, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सभी जितने भी, बुढ़ापा, ये कलेक्शन को नहीं शो कर रहे हैं। तब ये अलग हुए, तब इनका अर्थ अलग आया, दृष्टिकोण अलग आया, तब इनका नाम पड़ा समूहवाचक संज्ञा। जब लोगों ने देखा कि तेल तो प्रत्येक तेल को कह सकते हैं, ऑयल तो सारे ऑयल को कह सकते हो, लेकिन जो आपको बात करूं सरसों का तेल सोयाबीन के तेल से अलग है, तो सोयाबीन का तेल और सरसों का तेल, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो इनको तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जन्म रूपेण आधार पर मिला था, लेकिन जब अर्थ लगाया गया तो ये देखा गया कि तेल जो है लड़का से अलग है। बोला कैसे? बोला कि तेल को मापा जाता है लेकिन लड़के को मापा नहीं जाता। तेल को गिना नहीं जा सकता, लड़के को गिना जा सकता है। अर्थात इस आधार पर एक डिफरेंस आया कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंदर वही तत्व आएंगे जिनका मापन हो। तो मापन के आधार पर इस संज्ञा का निर्माण हुआ और कलेक्शन के आधार पर, समूहन के आधार पर इस संज्ञा का निर्माण हुआ। तब जाकर के संज्ञाएं 2 और बनी। तो अगर कल क्वेश्चन पूछता है
कि मूलतः, मैं बार बार बोल रहा हूं, मूलतः संज्ञा के कितने भेद हैं, तो उत्तर क्या होगा? 3। मूलतः संज्ञा के 3 ही भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन बोले अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5, समूहवाचक और द्रव्यवाचक उसमें शामिल होंगे। और समूह किसको दिखाएगा? समूहन को। तो समूह का मैं समूहवाचक का डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। क्या दिखाएगा डायरेक्ट एग्जाम्पल में? जैसे आपने सुना होगा मेला, बाजार, परिवार, ये सब समूह को दिखाते हैं। सेना, है ना, सेना डॉट डॉट डॉट, ये समूह को दिखाते, कलेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, झुंड, ये सभी समूह को दिखाते हैं। और द्रव्यवाचक के अंदर जिनको मापा और तौला जाता है, ये समूह को दिखा। अच्छा, द्रव्यवाचक में मैं लिख दे रहा हूं, जिनको 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 मापा तौला जाता है, जिनको मापा तौला जाता है। जैसे में क्या हो गया? तेल, आपने देखा तेल, पानी, दूध, है ना। और आपने एक केमिस्ट्री का एक सेगमेंट है तत्व, एलिमेंट के अंदर आता है सोना, चांदी, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पारा। ये सभी के सभी केमिस्ट्री के आज के डेट में शायद 128 है, 128 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ यार। हम जब 1994 में मैट्रिक में थे तो उस समय 108 ही एलिमेंट थे, तत्व थे। अब आप लोग जानो, जितने भी तत्व हैं सभी के सभी केमिस्ट्री के क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो सभी तत्व मैं कुछ उसमें से भी लिख दे रहा हूँ, सोना, चांदी, है ना, तांबा, ओके, तांबा, मैग्नीज, ये सभी के सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि नाम ही संज्ञा है, अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संदर्भित करने वाले शब्द संज्ञा हैं। संज्ञा के अर्थ की दृष्टि पर 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अगर पूछा जाए मूल रूप से मूलतः संज्ञा के कितने भेद हैं, उत्तर 3 ही होगा। कौन कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। इनके मैंने कुछ एग्जाम्पल समझाए, लेकिन मैंने कहा था कि मैं भाववाचक के विषय में एक विशेष नोट दूंगा, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। तो मैं अब चर्चा करने चल रहा हूँ भाववाचक संज्ञा की, जिसके विषय में बताया हूँ कि इनके अंत में आइता, पापन, हट, त्वर, यट और वट जैसे प्रत्यय मिलते हैं। हमने बताया था कि भाववाचक संज्ञा के विषय में मैं कुछ बिंदु बताऊंगा, कुछ मुख्य बिंदु बताऊंगा, और हर एग्जाम में भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के विषय में मैं कुछ मुख्य बिंदु लिखाऊं, कैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। तो एक बात समझ लो कि किसी भी शब्द के अंत में, और वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? वो संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकती है, क्रिया हो सकता है और अव्यय। चूंकि इन्हीं को मिलाकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच का, शब्दों का निर्माण किया जाता है। इनमें आप आई, ता, पा, पन, हट, त्व, र्य, वट, आस और आव जैसे प्रत्ययों में, इनमें से किसी भी प्रत्यय का प्रयोग करके, प्रत्यय का मतलब जो शब्दांश के अंत में आता है, कौन कौन प्रत्यय? आइता, पापन, हट, त्वर्य, यट और वट, आस और आव जैसे प्रत्ययों का प्रयोग करके आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरणों को लेके आया हूं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इसमें मैंने ये चीज इसलिए लिखी, किस मूल शब्द से बना। क्वेश्चन बनाता है कि मित्र से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है, तो उसका उत्तर मित्रता होगा। बोला सुंदर से इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो सौंदर्य होगा, सुंदरता होगा, दोनों संज्ञाएं बन सकती हैं। फिर उसने बोला बूढ़ा से कौन सी भाववाचक संज्ञा होगी, तो बुढ़ापा। या पूछ सकता है कि लड़ाई इनमें से कौन सी संज्ञा है, तो उत्तर क्या होगा? भाववाचक। क्यों? क्योंकि इनके अंत में आपने देखा कि जिन शब्दों के में आई, ता, पा, इसको बार बार जुबान पे रख लेना, आई, ता, पा, पन, हट, त्वर्य, यट, वट, आस और आव, इनमें से कोई प्रत्यय पाया जाए तो 99% क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये ट्रिक्स है यार। तो देखो मैं संज्ञा से कैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे पुरुष एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, जिससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा पुरुषत्व, त्व प्रत्यय, मित्र से मित्रता, ता प्रत्यय, मनुष्य से मनुष्यत्व, तो त्व प्रत्यय, बुढ़ापा में पा प्रत्यय आया। मैं बार बार आई, ता, पापन, हट, त्वर्य, यट और वट। सर्वनाम शब्द अपना से अपनापन, पन प्रत्यय आया। मम संस्कृत का शब्द है मेरा, तो यहां पर ममत्व आया। निज से बनने वाला ये भाववाचक संज्ञा क्या है? निजता,
ता प्रत्यय, तो इनमें से किसी एक प्रत्यय का शुद्ध शब्द निर्माण अगर करता है तो वही भाववाचक संज्ञा होगी। विशेषण, अच्छा से आई प्रत्यय लगाया तो अच्छाई, बुरा से बुराई, ठीक है, सुंदर से सुंदरता, ता प्रत्यय, सौंदर्य भी होता है सौंदर्य, रिया प्रत्यय आया, धीर से धैर्य तो रिया प्रत्यय आया, क्रिया से घबराना से घबराहट, हट प्रत्यय, मारना से मार, मराई मत लिख दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, वो गलत शब्द है, निरर्थक शब्द है, मार, मरना से, इसके लिए मैं इसको सर्किल में ले लिया, मारना से बनने वाली भाववाचक संज्ञा मार है। बहाना से बहाव, आव प्रत्यय आया, आव प्रत्यय आया तो ये भाववाचक संज्ञा है। लड़ना से लड़ाई, पीटना से पिटाई, लिखना से लिखाई, खेलना से खिलाई तो ये सभी की सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। फिर बोला क्रिया से बना, बता दिया, अव्यय से, दूर से दूरी, ई प्रत्यय भी बनाया जाता है, समीप से समीपता, ता प्रत्यय आया, परस्पर से पारस्पर्य, र्य प्रत्यय आया, पूर्ण से पूर्णता या पूर्णत्व, पूर्णता या पूर्णत्व दोनों ही शब्द बनते हैं, निकट से नैकट्य, तेज से तेजी, तेज से तेजी ये अव्यय है, क्रिया विशेषण है, और शाबाश से शाबाशी ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। क्लियर कट। तो ये था भाववाचक जिनसे कि 100% क्वेश्चंस आने क्या हैं, तय हैं। क्लियर। इनका आप, मैं बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो और भाववाचक संज्ञा की गारंटी है इन्हीं उदाहरणों में से पूछा जाएगा। ये गारंटी है, चैलेंज है, ये एग्जाम्स में पूछे हुए डायरेक्ट प्रश्न है। तो ठीक है, तो चलो अब हम इसको यहाँ हटाकर मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे पॉइंट्स को, संज्ञा से रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स को जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जो आपको दुविधा में डाल सकते हैं, और मुख्य बिंदुओं की भी चर्चा करूँगा जो डायरेक्ट प्रश्न बनकर आपकी दुविधा को खत्म करने के लिए संज्ञा से रिलेटेड टर्म्स हैं। और मैं भाववाचक संज्ञा के विषय में बताया ही कि जिन शब्दों के अंत में आई, ता, पापन, हट, त्वर्या, यट और वट, आव और आस में से कोई प्रत्यय यूज हो तो वह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब मैं भाववाचक संज्ञा के विषय में यहाँ एक हेडिंग, ये संज्ञाओं के विषय में, संज्ञा के विषय में मैं यहाँ एक हेडिंग बना दे रहा हूँ, मुख्य बिंदु। क्या बना दे रहा हूँ, मुख्य बिंदु। मैं कुछ मुख्य बिंदु लिख रहा हूँ, जरा इनको आप दिमाग में रखना, बहुत काम आएगा। पहला बिंदु, पहला बिंदु क्या है कि जातिवाचक, 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 व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, 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 गणनीय संज्ञा है, गणनीय संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं हैं, गणनीय संज्ञाएं हैं, इनकी गणना की जा सकती हैं, गणनीय संज्ञाएं हैं। जबकि 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 कौन कौन, भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक व द्रव्यवाचक, भाववाचक व द्रव्यवाचक, भाववाचक और द्रव्य, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स, अगणनीय संज्ञाएं हैं, अगणनीय, इन्हें गिना नहीं जा सकता, अगणनीय संज्ञाएं हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगणनीय संज्ञाएं, इन्हें नहीं गिन सकते आप, भाववाचक और द्रव्यवाचक को गिन नहीं सकते, क्योंकि भाववाचक संज्ञा तो देखी भी नहीं जा सकती, द्रव्यवाचक संज्ञा का केवल मापन होता है। तो मैं दूसरा बिंदु भाववाचक के विषय में लिख रहा हूँ, और वो क्या लिख रहा हूँ कि क्या दूसरा बिंदु लिख रहा हूँ सर, कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक तथा द्रव्यवाचक जिनको गिन नहीं सकते, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक सदैव, सदैव एक वचन होती हैं, एक वचन, एक वचन होती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर इनका आप बहुवचन बनाओगे, यदि भाववाचक का, द्रव्यवाचक का तो बन ही नहीं सकता किसी दशा में, अगर भाववाचक का आप बहुवचन बनाओगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, मालूम किस में, जातिवाचक में। वो कन्वर्ट होता है किस में, जातिवाचक में। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, यदि 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 भाववाचक का, भाववाचक, भाववाचक का बहुवचन, बहुवचन, यदि को यहां से हटा दो, हटा दो, भाववाचक का बहुवचन रूप, रूप, जातिवाचक, जातिवाचक
वाचक का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है। जैसे मैं इसको समझा दे रहा हूँ, जैसे मैं इसको समझाऊँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा सर, कि विशेषता, आपने एक शब्द सुनी होगी, आपने क्या सुना होगा, विशेषता। तो अगर मैं यहाँ पर विशेषता लिखूँ तो विशेषता का बहुवचन, विशेषता में ता है ना, विशेष से शब्द बनने वाला विशेषता है, तो भाववाचक है। लेकिन आपने ये शब्द सुना होगा विशेषताएं, क्या सुना होगा, विशेषताएं। तो विशेषता और विशेषताएं, इन दोनों में अंतर है। विशेषता एक भाववाचक संज्ञा है, विशेषता भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, जबकि विशेषताएं कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, जातिवाचक, समझे। अर्थात भाववाचक का बहुवचन नहीं होगा। मगर अगर आपने कभी किया जैसे लड़ाई से अगर आपने लड़ाइयाँ बना दिया, तो लड़ाई से लड़ाइयाँ बनाया तो लड़ाइयाँ जातिवाचक हो जाएगा और लड़ाई भाववाचक संज्ञा होगा। उन दोनों शब्दों का कोई लेना देना नहीं होगा, दोनों का अर्थ अलग होगा। आपने एक शब्द सुना होगा भूल, भूल भी भाववाचक संज्ञा है, जो दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। तो आप अगर आपने शब्द लिखा भूलें, तो भूलें और भूल में क्या फर्क है ये समझिए, कि भूल जो है वो कौन सी संज्ञा हो गई, सॉरी, भूल हो गई भाववाचक और भूलें क्या हो गई, जातिवाचक। मैटर समझे कि नहीं समझे। तो ये लाइन दिमाग में रखना कि भाववाचक तथा द्रव्यवाचक सदैव एक वचन होती है, भाववाचक का बहुवचन रूप जातिवाचक का निर्माण करता है। अर्थात, और इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, विशेषता और विशेषताएं दोनों अलग अलग शब्द हैं, विशेषताएं जातिवाचक और विशेषता भाववाचक हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 2 था। अब मैं बिंदु नंबर 3 की बात करता हूं। बिंदु नंबर 3, मुख्य बिंदु में तीसरे पॉइंट की चर्चा करता हूं सर। और पॉइंट नंबर 3 पे मैं आपको बात बताने चल रहा हूं कि भाई देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में, तथा क्या, जातिवाचक के रूप में तथा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में, व्यक्तिवाचक, ये पूछा जाता है अंडरलाइन करके, व्यक्तिवाचक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देके आपको मैं समझाता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल में क्या दे रहा हूँ, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में एक चीज़ कहा गया है कि हमारे यहाँ हरिश्चंद्रों, यहाँ सब हरिश्चंद्रे हैं, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। एक लाइन ये दिया, दूसरा लाइन क्या दिया कि ये वो था, क्या नाम था उसका, जयचंद की आपने कहानी सुनी होगी। समाज को, एक उदाहरण दे रहा हूँ, समाज को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल आया 3 पर। फिर मैं और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गोस्वामी जी ने रामायण लिखा,
गोस्वामी जी ने रामायण लिखा। और एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जी। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, 4 हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश करें, समझना जरा। देखो भाई, एक बात दिमाग में रखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी बहुवचन नहीं होता। ये एक आर्थी शब्द हैं, ये स्वयं में स्पेशल हैं, एक होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता। लेकिन अगर इनका बहुवचन आपने बनाया तो वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही चीज मैंने लिखा, क्या लिखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जा सकता है और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग किया। जैसे एग्जाम्पल बनाया, हमारे यहाँ हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है और यहाँ हरिश्चंद्रों को अंडरलाइन किया और पूछा हरिश्चंद्रों में कौन सी संज्ञा है। तो एक बात बताइए कि हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना होगा, हरिश्चंद्र जो सत्य के प्रतिबिंब हैं, सत्य के मानक हैं, वो एक थे, वो अकेले थे। तो हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शब्द हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन आप यहां पर हरिश्चंद्रों का यूज किए तो बहुवचन पहले तो बनाया और व्यक्तिवाचक का बहुवचन होगा नहीं। तो ये इस दुनिया में जो लोग जिनके अंदर हरिश्चंद्र के जैसे गुण होंगे उन्हें हरिश्चंद्र कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ व्यक्ति एक को नहीं, एक से अधिक को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ शब्द हरिश्चंद्र जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? जातिवाचक संज्ञा में। तो पूछे हरिश्चंद्रों में अंडरलाइन करके कौन सी संज्ञा, तो ये जातिवाचक है। यहाँ व्यक्तिवाचक मारेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर कहा समाज को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। जयचंदों से, पुनः ये शब्द जयचंदों, तो जयचंद जिसके विषय में ये कहानी है वो आप जानते भी हैं कि मैं वो कहानी नहीं बताऊंगा, इतिहास का मैटर है, आप जानते होंगे जयचंद कौन थे। तो जयचंद एक नेगेटिव सेंस का मैटर है, उसको जयचंद कहा जाता है जिसने धोखा दिया, धोखा का पर्याय है। तो यहाँ पर देता है कि दुनिया में समाज को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। तो ये जयचंद शब्द तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन आपने बहुवचन जयचंदों किया तो जयचंदों एक जाति हो गई, ऐसे लोगों की जाति हो गई जो दूसरों को धोखा दे सकते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। तो शब्द जयचंदों में पुनः कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक को किसमें बदला गया? जातिवाचक में। अब यहाँ आते हैं गोस्वामी जी, यहाँ शब्द एक आया गोस्वामी। देखो मित्र, गोस्वामी एक जाति है, गांव समाज में गोस्वामी एक जाति है। तो जन्म से शब्द गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रयोग धर्म में आपने गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा तो आप एक व्यक्ति को डिनोट कर रहे हो जिन्होंने क्या लिखा? रामचरितमानस। अर्थात यहाँ तुलसीदास की चर्चा हो रही है। तो गोस्वामी, यहाँ शब्द गोस्वामी जाति न होकर के एक विशेष व्यक्ति को डिनोट किया। तो आपने गोस्वामी जो जन्म से जातिवाचक संज्ञा है, प्रयोग धर्म में व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा में गोस्वामी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो जातिवाचक कैसे व्यक्तिवाचक में बदला? पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित शब्द, पंडित तो कोई हो सकता है, बहुत सारे पंडित हैं, लेकिन यहाँ पर पंडित तब तो जातिवाचक हो गया। लेकिन आपने लिखा पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो आपने पंडित जी के द्वारा किसको डिनोट करा दिया? जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पर पंडित शब्द, यहाँ पर पंडित शब्द हो गया, कौन सी संज्ञा हो गई? ये संज्ञा हो गई जाति, व्यक्तिवाचक, जो जन्म से क्या है? जातिवाचक। अर्थात व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो सकता है, जैसे विशेषता का विशेषताएं बताया, भूल का भूले हो। तो एक बात ध्यान रखो कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक का कभी बहुवचन नहीं होता। अगर बहुवचन है तो व्यक्तिवाचक और भाववाचक नहीं है, बल्कि जातिवाचक है। द्रव्यवाचक संज्ञा का आप जातिवाचक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हाँ आप उसको चाहो तो व्यक्तिवाचक में कर सकते हो। जैसे गंगा का पानी पवित्र है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया, एक एग्जाम्पल दिया कि गंगा का पानी पवित्र है, गंगा का पानी, तो गंगा का पानी पवित्र है। तो गंगा का पानी में गंगा का पानी को अगर पूरा अंडरलाइन किया तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सोनपुर का मेला, अगर सोनपुर को मेला को कन्वर्ट किया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैटर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पटना का बाजार, तो बाजार तो कोई हो सकता है, पटना का बाजार को अंडरलाइन कर देगा तो फिर वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अर्थात समूहवाचक को भी व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट किया जा सकता है।
तो ये एग्जाम में ऐसे करके रेखांकित पद में पूछ सकता है कौन सी संज्ञा है। तो इन चीजों को आप दिमाग में हमेशा एक सेटिंग बना के चलेंगे मित्र, जिसमें मैंने बताया कि भाववाचक संज्ञाएं देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है, उन्हें गिना नहीं जा सकता है, द्रव्यवाचक को भी गिना नहीं जा सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकार्थी संज्ञा है, यह भी एक वचन की संज्ञा है लेकिन बहुवचन बनाएंगे तो जातिवाचक में कन्वर्ट होगी, भाववाचक भी बहुवचन में जातिवाचक में कन्वर्ट होगी, और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी बहुवचन में जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएगी। जातिवाचक का भी प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में किया जा सकता है। तो ये 3-4 मुख्य बिंदु थे जिनको आप दिमाग में रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर जहां दिक्कत होगी संज्ञा से रिलेटेड टर्म्स का तो आप हमसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। तो ये था अर्थ के आधार पर संज्ञा का स्वरूप, जिसमें मैंने बताया कि मूलतः पूछे मूलतः संज्ञा के कितने भेद हैं तो 3, लेकिन बोले अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने भेद हैं तो 5। और अब हम जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं व्युत्पत्ति के दृष्टि से, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ये संज्ञा के वर्गीकरण का दूसरा स्वरूप है, दूसरा स्वरूप है आधार पर संज्ञा भेद, संज्ञा भेद, संज्ञा भेद, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। संज्ञा भेद एक वीडियो स्पेशल है जिसमें पहला है वो है रूढ़, पहला रूढ़, दूसरा है यौगिक, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योगरूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, जो शब्द के आधार पर भी, शब्द के आधार पर भी शब्द के भेद होते हैं। चूंकि शब्द ही संज्ञा है, शब्द का प्रयोग आप जब नाम के साथ करोगे तो वो संज्ञा है। तो कल पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जैसे मैंने कहा घर, तो घर किसका उदाहरण है, रूढ़ का, क्योंकि इसका खंड नहीं हो सकता। और रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ क्या होता है, इसको जाकर के आप राठौर वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में देखना, एक स्पेशल वीडियो दिया गया है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ का, जिसमें मैंने इसका डिटेलिंग किया है, बड़ा ही देशज मसाले के साथ, अपने सूत्रों के साथ इसको समझाया है। अभी तो यहाँ मैं जस्ट एग्जाम्पल लिखकर इसको हट जाऊंगा। मैंने लिखा घर, मैंने लिखा राम, है ना, मैंने लिखा मोहन, तो इनका आप खंड नहीं कर सकते, इसलिए ये सभी के सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्दों में लूं तो इनका खंड हो सकता है, जैसे विद्यालय, महालय, है, इनकी संधि होती है, महालय, महोदय, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं, यौगिक शब्दों के। और योगरूढ़ का अन्य अर्थ होता है, तीसरा अर्थ होता है, जैसे अगर मैं वो एग्जाम्पल लूँ, जैसे पंकज, है ना, पंकज का मतलब कमल होता है। फिर मैंने अगर शब्द लिया नीलकंठ, नीलकंठ शंकर को कहा गया, महादेव को कहा गया, लंबोदर गणेश को कहा गया, तो इनका एक निश्चित तीसरा अर्थ होता है। इस तरह मेरा बताना था कि व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे संज्ञा के कितने भेद हैं, तो उत्तर 3 मारना है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। फिर से अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा, लेकिन बता दूँ कि अगला वीडियो जो आएगा वो चूंकि संज्ञा एक विकारी पद है जिस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, अर्थात हमें अगले वीडियोज में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक की चर्चा करनी ही होगी और आपको समझना ही होगा। और सभी के सभी टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मित्र, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर व्याकरण को समझना है तो टिप टू टॉप की कहानी पढ़नी होगी। अर्थात मेरा पहला वीडियो जो वर्ण व्यवस्था का था, वहां से लेकर के अभी तक जो यात्रा हुई है, वर्ण के ऊपर 2-3 वीडियो हैं, संधि के ऊपर 2-3 वीडियो हैं, समास के ऊपर, समास एक ही वीडियो में है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको अलंकार का वीडियो दे रखा है, सारे व्याकरण के टर्म्स दे रखे हैं, 1 से लेके 20 तक वीडियोज प्लेलिस्ट में है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जाके देखना और क्रमबद्ध तरीके से व्याकरण का अध्ययन करो। 100% गारंटी है, 99% मार्क्स ऑब्टेन किया जा सकता है ग्रामर के थ्रू। तो चलो हम अगले वीडियो में मिलेंगे संज्ञा के लिंग, वचन और कारक के साथ। तब तक के लिए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मन लगा के पढ़ेंगे और राठौर वर्ल्ड के अगर वीडियोज़ आपके छोटे भाई, बड़े भाई संजीत सिंह का जो क्लास अगर समझ में आ रहा है तो इसे आप खूब शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से धन्यवाद, और यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए और खूब मेहनत करिए, क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी सफलता मेरे साथ और मेरी सफलता आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार।